जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ये 3/10/2018 को, ये शिफ्ट 1 का है और ये हमारा क्लास नंबर 6 है। इसके पहले सारा क्लास हो चुका है, आप उसे भी ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा होगा कि आप शुरू से लेके ही सारा वीडियो देखा करें, ठीक है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको जो है बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके जो है आप हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से सीधा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वीडियो को जो है पूरा देखिएगा ताकि आपका हर प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे आए और आपका रिविजन अच्छा हो पाए। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। तो परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं, तो वो नाभिकीय ऊर्जा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो होता है क्या, देखिए परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि नियंत्रित नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न होता है। और नियंत्रित में भी क्या हो गया, इसके गैर विस्फोटक, ये विस्फोटक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है वो दो तरह का होता है। एक नाभिकीय विखंडन होता है जिसपे कि आपका परमाणु बम आधारित है या काम करता है, और एक नाभिकीय संलयन होता है जिसमें कि जिस पर कि आपका हाइड्रोजन बम आधारित होता है। वहीं सूर्य और तारों का जो ऊर्जा का स्रोत भी है उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कभी और बता देंगे कि ये क्या है नहीं है पूरा प्रक्रिया, क्योंकि यदि इसमें डिस्कशन करेंगे इसका पूरा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इतना ही जो है याद रखें, एग्जाम में यही सब पूछा भी जाता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु कितना है ये बताना है। तो उपधातु की आधुनिक आवर्त सारणी में संख्या कितना है, 7 है। इसके पहले भी हम जो है इसके बारे में बता चुके हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में कितना उपधातु है, 7 उपधातु है। और यहाँ जो है आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ये वाला जो कलर किया हुआ है कलर, यही क्या है, सारा उपधातु है। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्या है आपके पास उपधातु है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके साथ जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान रखिए। देखिए 7 उपधातु कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई दिए, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका टेरिडियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो ये 7 जो है ये उपधातु है। अब इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिए जो कि आपने वाले एग्जाम में जो है आपके पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, और इसके पहले भी जो है आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है। जैसे कि कुल ज्ञात तत्व कितना है, तो 118। कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व कितने हैं, तो 20। और धातुओं की संख्या कितनी है, 91। और सुचालक वो धातु कौन सा है, यानी कि कौन सा एकमात्र ऐसा वो धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा जो कि कार्बन का अपरूप है। चमकीला वो धातु के बारे में पूछे तब आयोडीन हो जाएगा, जिसकी की परमाणु संख्या जो होता है 53 होता है। संख्या तो आपको पता ही है कि आई होता है। द्रव और धातु के बारे में पूछे तब वो ब्रोमीन हो जाएगा, Br35। और सबसे हल्का और धातु पूछा जाए तो वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जल्दी बताइए, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो वो टमाटर है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपको जो है प्राकृतिक स्रोत यानी कि अम्ल और स्रोत आपको याद होना चाहिए। आपको यहाँ स्क्रीन पे हम जो है यहाँ दिखा देते हैं, ये टमाटर है, ठीक है। कि यहाँ जो है आप याद रखिएगा, इतना ही सारा आप याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही से ही जो है आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी किताब में जो है बहुत सारा चीज़ दे देता है, उससे अधिक नहीं जाना, इससे अधिक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक और टमाटर में ऑक्जेलिक, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, इसी पे अभी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये जो स्लाइड दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, यही इसी से क्वेश्चन पूछेगा यदि प्राकृतिक स्रोत से आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक और चींटी में मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। और नेटल का डंक में मेथेनोइक। ये नेटल का डंक क्या होता है, तो नेटल का एक पौधा होता है, आप इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको जो है देहाती भाषा में जो या फिर आप कह सकते हैं गांव की भाषा में जो है हम लोग इसको कहते हैं उर्कुस्सी, ठीक है। उर्कुस्सी को ही यहाँ पे जो है नेटल का पौधा कहा जाता है। इसमें इस तरह से जो है रेखा रेखा टाइप का जो है निकला रहता है। यही जब लग जाता है तो काफ़ी क्या होता है आपका, जो कि इसमें एसिड होता है तो वहाँ पे जलन होने लगता है।
कि अक्सर जो है गांव वाले सब क्या करते हैं कि जो बराती आता है जब वो सोते हैं तो उसको जो है ये लगा दिया करते थे, ठीक है। तो ये गलत है, फिर भी लेकिन हंसी मजाक में ही लगा देते थे और वो खुजलाते रहते थे, कहाँ कहाँ सब डाल देता था। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि डैश कनेक्टेड मसल्स टू द बोन्स, यानी कि जो है तो आपका यहाँ पे जो बोन से कौन मसल को जो आपका होता है वो बोन से कौन जोड़ता है, यानी कि जो मांसपेशियां हैं उसको हड्डी से कौन जोड़ते हैं ये बताना है। तो उसको कौन जोड़ते हैं, टेंडन, वो जो होता है आपका टेंडन होता है। यहाँ पिक्चर में देखिए ये आपका मसल हो गया, ठीक है, ये आपका मसल हो गया और ये जो है आपका क्या हो गया, बोन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बोन। तो इन दोनों को यहाँ पे जो लाल वाला देख रहे हैं मसल है और ये क्या हो गया आपका बोन हो गया, यानी कि हड्डी हो गया। अब इन दोनों के बीच को कौन जोड़ रहा है, तो यहाँ देखिए ये इसका नाम क्या है, टंडन है, तो ये टंडन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए बोन को जो जोड़ता है, ये बोन है, ये भी बोन है, बोन को जो जोड़ता है ये वाला ये चीज जो आपको यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। बोन को जो जोड़ रहा है इसको यहाँ पे कार्टिलेज कहते हैं। तो टेंडन समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मांसपेशियां और जो अस्थि को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, टेंडन, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाए। और देखिए पेशियां होता है क्या है, तो पेशियां जिसको कि इंग्लिश में मसल्स कहते हैं, ये त्वचा के नीचे का मांस होता है, मांस और कुछ नहीं। ये क्या है, मांस है, त्वचा के जस्ट नीचे वाला, जो त्वचा का जस्ट नीचे वाला क्या है, मांस है। और साथ ही साथ जो पेशियां होती है ये आपका संयोजी ऊतक की बनी होती है। किसके कौन सा ऊतक का, संयोजी ऊतक का। पेशी जो होती है पेशु तंतु के द्वारा ये निर्मित होता है। इसका काम क्या है कि गति और चलन में ये क्या करता है, सहायक करता है। यदि भार की बात करें तो मनुष्य के संपूर्ण भार का जो है ये 40% केवल क्या होता है आपका पेशियां यानी कि मसल से होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 500 से भी अधिक जो होता है वो शरीर में पेशियां पाए जाते हैं। लेकिन इसकी प्रकार की बात करें तो पेशियां जो है 2 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक पेशियां होती है, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियां पे क्या होता है, आपका नियंत्रण होता है, जबकि अनैच्छिक जो पेशियां होती है उस पर आपका नियंत्रण नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं कि ये जो त्वचा हो गया, त्वचा को जब आप हटाइएगा तो इस तरह का आपको मिलेगा, इसी को क्या कहते हैं, मसल्स कहते हैं। मसल्स कई तरह का होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मसल्स हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल का जो परिमाण है किस पे निर्भर करता है, तो ये आप यदि आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े हैं तब तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी हम आपको बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, सीखना भी है, रिवाइज भी करना है, सारी चीज़ करना है। तो वीडियो को आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ये सारा चीज़ जो है हम एक सेपरेट ही ढंग में करवा देंगे। तो उत्प्लावन बल का परिणाम क्या होता है, मतलब किस पे निर्भर करता है, ये घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। किसके ऊपर, घनत्व के ऊपर। देखिए आपका जो समुद्र में या नाव, किसी भी नदी पानी में जो जहाज चलता है, नाव चलता है, वो भी जो है आपका उत्प्लावन बल का ही उसका क्या है, परिणाम के कारण वो चलता है। यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही ये सब जो है आधारित होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या फिर अंशतः डुबाया जाता है, यानी कि आप पूरा डुबाते हो या फिर कुछ ही हिस्सा उसका डुबाते हो, तब जो है वस्तु की तरफ जो है लगने वाला एक बल का अनुभव करती है। वस्तु जो है ऊपर की तरफ जो है एक बल का, वस्तु के ऊपर जो है वस्तु क्या करती है कि वो एहसास करता है कि उसके ऊपर जो है कोई बल लग रहा है। यही बल जो आपका होता है, यही बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भाग के बराबर होता है। यानी कि वस्तु जो है जितना तरल विस्थापित करता है, हटाता है, उसके बराबर का होता है। जितना बल का अनुभव कर रहा है, जितना बल का अनुभव कर रहा है उतना उन्होंने क्या किया है, तरल को हटाया है, इसीलिए उतना बल का अनुभव वो कर रहा है। यही कहलाता है क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। कई बार जो है आप देखे होंगे, यदि आप लगातार वीडियो पे बने हुए हैं तो आपको पूरी तरह से कई बार क्या करता है कि ये पूरा का पूरा इसका सिद्धांत लिख के दे देता है, पूछता है बताइए किसका सिद्धांत है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आप पूरा वीडियो देखे हैं, सारा सेट देखे हैं, क्लास देखे हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग क्या है कि ये पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व है उसको ज्ञात करने में ये उपयोग किए जाते हैं। और जो आपका जलयान है, यानी कि जलयान का मतलब क्या हो गया, जल में चलने वाला आपका जहाज, पनडुब्बी हो गया, पनडुब्बी का जो डिजाइन होता है उस सब का प्रयोग जो होता है इसी के ऊपर। अच्छा पनडुब्बी का मतलब क्या हो गया, ये मत समझिएगा पनडुब्बी का एक गाँव में चलता है, पनडुब्बी का मतलब भूत टाइप का, पानी में रहने वाला भूत, तो वो नहीं। और कभी कई जो है पक्षी को भी, कुछ पक्षी को भी पनडुब्बी कहते हैं।
तो वो पनडुब्बी की यहाँ पे बात नहीं हो रहा। पनडुब्बी का यहाँ का मतलब क्या है कि जो नौसेना यूज करता है, पानी के अंदर जो जहाज चलता है, ठीक है, बिना किसी को पता चले हुए, तो ये पनडुब्बी होता है, उस तरह का जो नौसेना यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग प्रकार का पनडुब्बी है। तो ये जलयान, इस सब का जो डिजाइन बनाया जाता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। और जो दुग्धमापी है या फिर हाइड्रोमीटर है, ये भी क्या करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। और यही कारण है कि जो लोहा या फिर स्टील का जो बना जलयान होता है, इतना बड़ा होते हुए भी, इतना भारी होते हुए भी, ये जो है वो जल पर तैर लेता है, लेकिन छोटी सी पिन जो है जल में नहीं डूब पाता है। ठीक, मतलब कि जल में जो है डूब जाती है, पिन को जब डालोगे तो डूब जाएगा, लेकिन भारी भारी जहाज नहीं डूबेगा, क्योंकि वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जो सुई है उसको थोड़ी उसके सिद्धांत पे बनाया गया है, सुई का तो कार्य अलग है, तो उसको अलग कार्य के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल में हम बता चुके हैं। 1 किलोवाट जो होता है ये 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए वाट किसका मात्रक है, तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और शक्ति किसको कहते हैं, जो कार्य करने की दर होता है उसी को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, यानी कि जूल बटे समय, इसी को बोलते हैं 1 वाट। शक्ति का अन्य मात्रक भी अश्व शक्ति होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और 1 HP बराबर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। और 1000 किलोवाट, के का मतलब 1000 हो गया, 1000 किलोवाट जो यहाँ पे है, ठीक है, 1000 किलोवाट जो है वो क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 किलोवाट यहाँ पे देना था, 1 किलोवाट ये नहीं होगा, 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, और यही जो होता है आपका एक यूनिट कहलाता है। 1000 वाट को एक यूनिट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है। तो MgCl2 में कौन विलय है ये बताना है। चलिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, इसको देख के तो कुछ याद आया होगा, कुछ तो याद आया होगा, बचपन वाला याद की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए ऑप्शन के हिसाब से कौन आंसर हो जाएगा इसका, जल हो जाएगा। क्या जाएगा, जल। बचपन में तो जो पीते हैं तो पीते ही होंगे। चलिए जरा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ध्यान रखने वाला बात इससे यह है कि जो कठोर जल में होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फाइड और बाइकार्बोनेट घुले होते हैं कठोर जल में। और जल की जो अस्थाई कठोरता की बात कर रहे हैं, एक होता है वो अस्थाई कठोरता, ये दो तरह की कठोरता होता है, एक अस्थाई कठोरता। यदि अस्थाई कठोरता की बात किया जाए तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट लवण है उसके घुले होने के कारण होता है। यानी कि अस्थाई कठोरता किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के लवण के घुलने के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो अस्थाई कठोरता है, ठीक है, अस्थाई कठोरता वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। तो आप अस्थाई में क्या हो गया, जो कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है उसके घुले होने के कारण, जबकि अस्थाई कठोरता में क्या हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट के घुले होने के कारण होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि द्विखंडन द्वारा डैश में प्रजनन होता है। तो द्विखंडन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है। चलिए आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, बताइए किसका पिक्चर है ये क्या जाएगा, अमीबा। अमीबा में जो होता है द्विखंडन के द्वारा जो होता है वो क्या होता है, प्रजनन होता है। अमीबा का ये जो भाग यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, केंद्र है, और यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका बोल सकते हैं इसको, या क्या, कुचनशील धमनी। ये जो है आपका ये खाद्य धानी है, ये यहाँ पे पदाव है या फिर कुटपाद इसको कहते हैं। तो ये क्या करता है, जब भोजन को देखता है तो ये इस तरह से फैल जाता है और भोजन को जो है फिर ये चारों बगल से घेर लेता है, इस तरह से भोजन करता है। खैर यहाँ विखंडन बताना था, तो देखिए विखंडन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों कई बार खंड, इसके पहले जो है क्वेश्चन में था कि खंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला शराब डैश में प्रवेश करता है। तो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला शराब किस में प्रवेश करता है, तो ये जो है आपका पहले इसका पिक्चर आपको समझाते हैं। देखिए पुरस्थ ग्रंथि की जो है, पुरस्थ ग्रंथि जो यहाँ पे जो है उसी को जो है प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, उसी का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका ये है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ गए, कहाँ खुलते हैं ये, मूत्र मार्ग में। कहाँ, मूत्र मार्ग में, ठीक है। तो कहाँ प्रवेश करता है, इसका श्रवण मूत्र मार्ग में करता है। चलिए इसको थोड़ा सा आपको समझ लीजिए, ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि जो आपका पुरस्थ है इसी को पौरुष ग्रंथि या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, जो कि केवल पुरुष में पाई जाती है, और एक छोटी सी ग्रंथि है जो कि लिंग और मूत्राशय के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। इसका आकार जो होता है ये गोल सुपारी की तरह होता है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं,
ठीक है। पुरस्थ ग्रंथि से जो होता है, जो इस ग्रंथि से जो होता है एक द्रव निकलता है, ये द्रव, और इसी द्रव से जो होता है द्रव से जो द्रव निकलता है, यही क्या कर देता है, जो शुक्राणु होता है उसको एक विशिष्ट गंध प्रदान करता है। यानी कि शुक्राणु में जो गंध प्रदान किया जाता है वो इसी प्रोटेस्ट ग्रंथि से निकलने के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो सोलर सेल किससे बना होता है? ये आपका जो आपका उपधातु है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन से ये बना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि रिपीट हो रहा है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? और ये जो है इसको तो हमने बता रखा है कि न्यूमेरिकल में भी, न्यूमेरिकल में जो आपको कैलकुलेट करके बता रखे हैं कि कितना डिग्री पे कितना चाल होगा, कैसे निकालना है, ये तो सब आपको बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास बता हुआ है, आपको याद हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि क्या है, सही है। और जल में जो है ये कितना होता है, 1498 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। यानी कि दोनों ही कथन सही है, जिस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का ना, ये क्वेश्चन सेम रहता है, ये क्वेश्चन सेम रहता है, लेकिन ऑप्शन जो है इसका बदलते रहता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो है दोनों कथन सही है, बस ये ऑप्शन जो है आपका बदलते रहता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है? तो विस्थापन की परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या वेग कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वेग का मात्रा, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गति का भी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि दूरी का जो होता है वो सिर्फ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो त्वचा जो है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? तो त्वचा ये आपका अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। किससे? अधिचर्म कोशिका से, एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्वचा। ठीक है, इतना गोरा त्वचा होने के बाद भी देखिए ये क्रीम लगा रही है। ठीक, बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं कि ये त्वचा जो होता है वो अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। साथ ही त्वचा जो है ये हमारे जो वातावरण होता है उससे ये रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु, देखिए गैर धातु कौन सी है? गैर धातु मतलब क्या हो गया, वो धातु नहीं है, जिसमें गैर लग गया वो चीज़ उसके लिए नहीं है। बाईं ओर स्थित, जब चलिए पीरियोडिक टेबल को पहले लाते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपके पास आना चाहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा बाईं ओर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे एकमात्र क्या है, ये गैर धातु तत्व है जो कि बाईं ओर स्थित है। यहाँ जो है ये जो आप उपधातु देख रहे हैं, इसके इधर जितना भी है वो सब का सब क्या है, ये यहाँ से जो है इधर जितना भी है सब का सब धातु ही है। ठीक है, तो ये सब का सब क्या है, धातु है। इसलिए यहाँ पे लेकिन एकमात्र कौन है वो धातु, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जो कि एक गैस है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इधर जितना है ये सब का सब क्या है, वो धातु, और ये आपका इधर जितना हो गया धातु, और ये जो बीच में है ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु। तो उपधातु क्या करता है, धातु धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में अलग करता है। तो यहाँ पे हमें बताना था बाईं ओर, तो बाईं ओर यही हमारा है, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं क्या सब है। हाइड्रोजन का जो संकेत H होता है और परमाणु संख्या H, मतलब जिसको अनुसूत्र जो होता है वो H2 होता है, यानी ये द्विपरमाणु होते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, जो कि क्षारीय धातु के समान होता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्षारीय धातु के समान होता है, जो कि 1s1 है। इसकी हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, और हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन ये जो है सबसे हल्का होता है, और ये सबसे हल्का गैस भी है तत्व के साथ। लेकिन हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी तत्व में न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का जो है ये भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जितने सारे पॉइंट बता रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और पूछे हुए एग्जाम में है। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? तो सिंपल क्या कीजिए, सबको आप सीधा जोड़ लीजिए, परमाणु संख्या पता चल जाएगा। तो 2, 8, 10, 3, 13। तो 13 किसका परमाणु संख्या होता है? एल्युमिनियम का। ठीक है, और एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है वो 3 होता है। एल्युमिनियम क्या है, धातु है। इसका प्रमुख जो अयस्क है वो क्या होता है आपका, बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, और क्रायोलाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? देखिए संवहनी तंत्र के बारे में हम जो है आपको पिछले सेट में
क्लास में बता चुके हैं, तो उसको आप देखिए, इसलिए कहते हैं क्लास आप पूरा सभी देखिए, देखा कीजिए और उसको शेयर भी क्या कीजिए, ताकि आपके लिए एक अच्छा रिवीजन हो पाए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, जब क्वेश्चन बार बार आएंगे, बार बार आपका प्रैक्टिस और रिवीजन होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो कौन सच नहीं है यानी गलत है वो बताना है। तो रक्त सफेद व लाल सनवनी संयोजी उत्तक है, तो ये तो सही है कि रक्त सफेद या लाल सनवनी संयोजित है। रक्त सफेद भी होता है, लाल भी होता है, पता ही है आपको। सनवनी तंत्र शरीर का वजन का लगभग 7 से 8% होता है। नहीं, तो ये आपका जो कह रहा है तो ये भी आपका एक ठीक ही है, ये भी क्या है आपका जो है तो वो ठीक ही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये भी क्या आपका ठीक है। जो सनवनी तंत्र होता है वो शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, और एक वयस्क में जो लगभग होता है आपका रक्त होता है वो 6.8 लीटर रक्त होता है। ये कथन गलत है। ये कथन क्या है आपका, ये कथन गलत है, क्योंकि एक वयस्क आदमी में जो है ये 6.8 लीटर नहीं बल्कि 5 से 6 लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो गलत कौन था, ऑप्शन सी हमारा गलत था, तो सी ही हमारा क्या जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि यहाँ पे 6.8 लीटर का रहा है, जबकि एक वयस्क मानव में क्या होता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक वयस्क मनुष्य में जो औसतन रक्त होता है वो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त क्या होता है, कम होता है। रक्त जो है एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रक्त को रुधिर भी कहते हैं। रक्त और लसिका को जो है सरल या फिर संवहनी संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं।